हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो आप देख ही रहे हैं, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। तो जो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके सामने, भारतीय रेल मंत्री इस समय कौन है। भारतीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ रोचक तत्व। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पे नजर डालनी है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। पेपर में आप क्या आएगा, रेलवे परिवहन की भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो उसका ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853। पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। यह सफर तय करने में लगभग 45 मिनट का वक्त लगा था। जो पहली जो ट्रेन थी पैसेंजर ट्रेन, वह कितने किलोमीटर चलाई गई, 34 किलोमीटर चलाई गई और उसमें 45 मिनट का समय लगा। और कहाँ पर चलाई गई, महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन के तैयार हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर और 45 मिनट का समय लगा था। ठीक है, जिसमें 14 डिब्बे तथा 400 सवारियां बैठी थी। क्या था, जिसमें 14 डिब्बे थे, जो मतलब रेल के डिब्बे थे, वो 14 डिब्बे लगे हुए थे इस ट्रेन में, तथा 400 सवारियां बैठी थी। यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। इस दिन इसलिए भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। इसलिए इस दिन रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। जो भारतीय रेलवे है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। साथ ही अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारतीय रेलवे का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद जो नंबर है वह भारत का है। भारत चौथा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। देखते हैं चौथा पॉइंट है 1951 में रेलवे मंत्रालय के तहत राष्ट्रीयकृत होने के बाद भारतीय रेलवे का गठन किया गया था। 1951 में रेलवे मंत्रालय के तहत राष्ट्रीयकृत जब हो गया था तो उसके बाद भारतीय रेलवे का गठन किया गया था। 1951 में ग्रेट इंडिया, प्रायद्वीप रेलवे, बंगाल रेलवे इत्यादि जैसी सभी मौजूदा कंपनियों को भारतीय रेलवे बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत दिया गया था। 1951 में ग्रेट इंडिया, प्रायद्वीप रेलवे, बंगाल रेलवे इत्यादि, मतलब ये कंपनियां हैं, जैसी सभी मौजूदा कंपनियों को भारतीय रेलवे बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत किया गया था। मतलब भारतीय रेलवे बनाने के लिए, मतलब रेल जो ट्रेन है उसका आविष्कार करने के लिए मान्यता एक तरह से दे दी गई थी। ठीक है, भारतीय रेलवे में 1,21,407 किलोमीटर का ट्रैक और 67,378 किलोमीटर का मार्ग है। कितना, 1,21,407 किलोमीटर का ट्रैक है और 67,378 किलोमीटर का मार्ग है, जिस पर 8,000 से ज्यादा ट्रेनें, 8,000 से ज्यादा स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है, देश की पहली ट्रेन हिल रेलवे 1937 में मद्रास में रेड हिल्स में चित्रपट पुल पर चलाई गई थी। ठीक है, देश की जो पहली ट्रेन थी वो रेड हिल रेलवे थी। ठीक है, 1937 में मद्रास में रेड हिल्स से चित्रपट तक चलाई गई थी। ठीक है, भारतीय रेलवे विश्व का 8वां सबसे बड़ा, भारतीय जो रेलवे विश्व का 8वां सबसे बड़ा, एशिया का तीसरा बड़ा नियोक्ता है। कौन सा नियोक्ता है, तो एशिया का तीसरा बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेलवे विश्व का 8वां सबसे बड़ा तथा एशिया का तीसरा बड़ा नियोक्ता है, जिसके 14 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। रेलवे में जो कर्मचारियों की संख्या है वो लगभग अंदाजन 14 लाख मेंबर जो है वो एम्प्लॉय इसमें रेलवे में जॉब करते हैं, अप्रोक्स। ठीक है, दक्षिण भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1856 को 60 मील की दूरी पर रायपुरम, व्यासद्रापाटी, मद्रास से वालजा रोड, आरकोट तक चली थी। ठीक है, दक्षिण भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो 1856 को 60 मील की दूरी पर रायपुरम, व्यासद्रापाटी, मद्रास से वालजा रोड, आरकोट तक चली थी।
देखते हैं अपना नवा पॉइंट। कोलकाता में पहली बार ट्रेन 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली तक चली थी। जो अलग अलग राज्य है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग ट्रेनों का मतलब जानकारी दी है कब कहाँ चली। तो देखिए कोलकाता की बात कर रहे हैं। कोलकाता में पहली बार ट्रेन 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली तक चली थी। जो ये हावड़ा स्टेशन है ये आप देख रहे हैं ये कोलकाता में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो भारत का जो सबसे बड़ा स्टेशन जो है वह हावड़ा स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में चली थी। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली थी। देखते हैं भारत के जो सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है, जो बिजी स्टेशन है, जिनको भारत में जो कुछ गिने चुने स्टेशन है जो बहुत बड़े माने जाते हैं, जिनमें मतलब जो पटरियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो पहला है आपका हावड़ा जंक्शन। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। यह स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में है। ये जो स्टेशन है भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। जो प्रदेश है वो पश्चिम बंगाल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है, जैसा कि भी मैंने आपको पहले बताया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है तथा बड़े स्टेशनों में इसका नंबर प्रथम स्थान पर है। हावड़ा जंक्शन में कुल 23 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? 23 प्लेटफॉर्म है और 25 ट्रैक बने हुए हैं, इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जैसा कि देख रहे हैं ये हावड़ा स्टेशन सुंदर सा आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है वह है सियालदा स्टेशन। यह स्टेशन भी पश्चिम बंगाल में ही है। यह जो स्टेशन है ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ कुल 21 प्लेटफॉर्म और 28 ट्रैक हैं। कितने हैं? 21 प्लेटफॉर्म और 28 ट्रैक हैं, ठीक है। सियालदा स्टेशन की स्थापना 1869 में हुई। सियालदा स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1869 में सियालदा स्टेशन की स्थापना हुई थी। देखते हैं तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा स्टेशन है तीसरे नंबर का, वह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी स्टेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। जो राज्य है वह महाराष्ट्र है और शहर मुंबई है, ठीक है। वहां पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन स्थित है। यह भारत का तीसरे स्थान का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर कुल 18 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? तो यहाँ पर कुल 18 प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा स्टेशन है वह है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन भारत के तमिलनाडु राज्य में ये जो स्टेशन है भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है, ठीक है। यह भारत का चौथे स्थान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ जो प्लेटफॉर्म की संख्या है वह है 17। यहाँ पर कुल 17 प्लेटफॉर्म हैं चेन्नई रेलवे स्टेशन पे। अब देखते हैं जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वह कौन सी है। जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उस पर नजर डालते हैं। तो वह जो पहले नंबर पर जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वह है वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को किसके द्वारा हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, ठीक है। ये आपको तारीख याद रखनी है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन की शुरुआत की थी, ठीक है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इस ट्रेन की मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है। यह ट्रेन नई दिल्ली से बनारस के बीच चलती है। तो ये जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये भी आपको याद रखना है। यह ट्रेन दिल्ली से बनारस के बीच चलती है। अब देखते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वह है गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज चलने वाली दूसरी ट्रेन है। जो गतिमान एक्सप्रेस है वह देश की दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। कितनी स्पीड चलती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है। यह ट्रेन दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक चलती है, ठीक है। ये दिल्ली से चलकर हजरत निजामुद्दीन होते हुए झांसी तक चलती है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये गतिमान एक्सप्रेस है। और जो तीसरी जो हमारी तेज चलने वाली ट्रेन है वह है दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी है? दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। दिल्ली से चलकर ये भोपाल जाने वाली यह ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। कितनी स्पीड चलती है? इसकी मैक्सिमम स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तीसरे नंबर की ट्रेन है, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर इसका स्थान है। जो चौथे नंबर की है वह है नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। यह एक्सप्रेस ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। यह ट्रेन दिल्ली से कानपुर केवल
4 घंटे 55 मिनट में पहुंच जाती है। कितने घंटे में? 4 घंटे 55 मिनट में पहुंच जाती है नई दिल्ली से कानपुर। और नई दिल्ली से कानपुर की अप्रॉक्स दूरी समथिंग 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि स्पीड कितनी इसकी हाईएस्ट है, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अब आते हैं अपनी पांचवी जो हमारी तेज चलने वाली ट्रेन की लिस्ट में जो नाम है वो है तेजस एक्सप्रेस। कौन सा नाम है? तेजस एक्सप्रेस। मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, यह ट्रेन जो है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। जो तेजस एक्सप्रेस है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखते हैं छठे नंबर की जो आने वाली ट्रेन है, जो छठे नंबर पे इस तेज चलने वाली ट्रेन है, तो उसका नाम है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, यह एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा तक का सफर करती है। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ये नई दिल्ली से चलकर हावड़ा तक का सफर करती है। ये ट्रेन की स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस जो ट्रेन की स्पीड है 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेनें, जैसे जो भारत की जो दूरी मतलब अधिक दूरी तय करने वाली जो ट्रेनें हैं, जो अधिक से अधिक दूरी तय कर रही हैं, उन ट्रेनों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली कौन सी है? पहली है विवेक एक्सप्रेस। इसको आपको याद रखना है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस समय और दूरी के मामले भारतीय रेलवे की सबसे लंबे मार्ग की दूरी तय करती है। ठीक है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस भारत की। तो विवेक एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी संख्या भी आपको दिया हुआ है 15,906, लगभग 4230 किलोमीटर का सफर 82 घंटे 50 मिनट में तय करती है। ठीक है, लगभग 4230 किलोमीटर का सफर 82 घंटे 50 मिनट में तय करती है। ये ट्रेन भारत के असम से चलकर, ये जो ट्रेन है भारत के असम राज्य से चलकर कन्याकुमारी तक जाती है। कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, यह ट्रेन 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह ट्रेन जो है वो 9 राज्यों से होकर गुजरती है। विवेक एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले 57 स्टेशनों पर रुकती है। कितने स्टेशनों पर रुकती है? तो 57 स्टेशनों पर रुकती है। जो दूसरी है वह है हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? वह है हिमसागर एक्सप्रेस। तो देखते हैं हिमसागर एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या दी हुई है 16,317। यह कन्याकुमारी से माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। कहां तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस है, यह कन्याकुमारी से माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबा रास्ता तय करने वाली ट्रेन है। यह जो भारत की दूसरी सबसे लंबा रास्ता तय करने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन 3782 किलोमीटर लंबे सफर के 71 घंटे 40 मिनट में तय करती है। यह ट्रेन 3782 किलोमीटर लंबे मार्ग को 71 घंटे 40 मिनट में ही तय कर लेती है। यह ट्रेन भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो ट्रेन है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह जो ट्रेन है 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले, अपने गंतव्य मतलब जो जहां से चली है और जहां तक जाना है उस स्थान तक पहुंचने से पहले ये 75 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। कितने? 75 रेलवे स्टेशनों, 75 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। अब तीसरे नंबर की जो ट्रेन आती है लंबी दूरी तय करने वाली, तो वह है नवयुग एक्सप्रेस। कौन सी है? नवयुग एक्सप्रेस। इसकी गाड़ी संख्या है 16,687। ठीक है, मंगलौर सेंट्रल से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। कहां से चलती है? मंगलौर सेंट्रल से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। यह भारत की तीसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यह भारत की तीसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ठीक है, यह 72 घंटे 50 मिनट, यह 72 घंटे 50 मिनट में 3674 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 3674 किलोमीटर की दूरी 72 घंटे 50 मिनट में तय कर लेती है। यह 12 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह ट्रेन 12 राज्यों से होकर गुजरती है तथा यह 67 स्टेशनों पर रुककर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। ठीक है, यह 67 जो 67 स्टेशन है उन पर रुककर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। जो चौथी लंबी रूट की गाड़ी है वह है न्यू तिनसुकिया बेंगलुरु सिटी एक्सप्रेस। ठीक है, असम के न्यू तिनसुकिया से चलकर बेंगलुरु सिटी तक यह एक्सप्रेस जाती है। यह ट्रेन 65
घंटे 55 मिनट में 65 घंटे 55 मिनट में 3615 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये ट्रेन जो है 65 घंटे 55 मिनट में 3615 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ये 39 स्टेशनों पर रुकती है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ये 39 स्टेशनों पर रुकती है। ठीक है, गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस जो 5वें नंबर की लंबी रूट की गाड़ी है वह है गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। ठीक है, असम के गुवाहाटी से केरल के त्रिवेंद्रम तक का सफर तय करती है। असम के गुवाहाटी से केरल के त्रिवेंद्रम तक का सफर तय करती है। यह ट्रेन 64 घंटे 15 मिनट में, यह ट्रेन 64 घंटे 15 मिनट में 3552 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 3552 किलोमीटर की दूरी 64 घंटे 15 मिनट में तय कर लेती है। ठीक है, यह 50 स्टेशनों पर रुककर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यह जो है ट्रेन है 50 रेलवे स्टेशनों पर रुककर अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंचती है। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि रेल के डिब्बों का रंग अलग अलग क्यों होता है? आपने बहुत बार देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर बैठे होंगे तो कुछ गाड़ियों का रंग लाल होता है, मतलब गाड़ियों का क्या, रेल के जो डिब्बे होते हैं लाल, हरा, नीला, इन देखा होगा। तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि इसका अर्थ क्या होता है? हो सकता है आया भी हो। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो गाड़ियों के जो कलर होते हैं वह अलग अलग क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं लाल रंग। लाल रंग किस वजह से? लाल रंग के कोच को लिंक हॉफमैन बुश, लाल रंग के जो कोच है उनको लिंक हॉफमैन बुश, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, लिंक हॉफमैन बुश, जिसको एलएचबी कोच भी बोलते हैं। ठीक है, लिंक हॉफमैन बुश, ठीक है, कहा जाता है। ये कोच जर्मनी से साल 2000 में भारत लाए गए थे। साल 2000 में भारत में लाए गए थे। कहां से लाए गए थे? तो जर्मनी से लाए गए थे। और किस वजह से लाए गए थे? चलिए देखते हैं। लेकिन अब पंजाब के कपूरथला में बनते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है इन डिब्बों की। कहां पर होती है? तो पंजाब के कपूरथला में होती है। ये आपको याद रखना है। एलएचबी कोच का निर्माण अब कहाँ होता है? तो पंजाब के कपूरथला में होता है। ठीक है, और ये भारत में पहली बार कब लाए गए थे? तो 2000 में लाए गए थे। और कहां से लाए गए थे? जर्मनी से लाए गए थे। ये बिल्कुल आपको दिमाग में नोट करके रख लेना है। ठीक है, लेकिन अब ये पंजाब के कपूरथला बनते हैं। शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में ज्यादातर लाल रंग के डिब्बे लगाए जाते हैं। शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में ज्यादातर लाल रंग के डिब्बे लगाए जाते हैं। और क्यों लगाए जाते हैं? चलिए देखते हैं। ये एल्युमिनियम से बने होने की वजह से दूसरे डिब्बों की तुलना में काफी हल्के होते हैं। जो ये डिब्बे हैं, एलएचबी कोच हैं, ये एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। जो बाकी जो कोच थे वह लोहे के होते हैं। तो ये जो एल्युमिनियम के कोच है, तो एल्युमिनियम के होने की वजह से ये काफी हल्के होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन्हें हाई स्पीड ट्रेनों में लगाया जाता है। तो जैसे ही आपने नाम सुना होगा राजधानी शताब्दी, तो आपके मन में आ ही गया होगा कि कितनी तेज चलने वाली ट्रेनों में की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें हाई स्पीड ट्रेनों में लगाया जाता है। इन कोचों में डिस्क ब्रेक भी दी जाती है। ये जो कोच हैं रेलवे के मतलब ट्रेन के कोच, तो इनमें डिस्क ब्रेक भी दी गई है। ठीक है, अपनी इसी खासियत की वजह से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भाग सकते हैं। ये एलएचबी कोच जो है, इन्हें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भी भगाया जा सकता है। किस वजह से? केवल डिस्क ब्रेक दी गई है और ये एल्युमिनियम के बने हैं हल्के, इसलिए 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आराम से इन्हें भगाया जा सकता है। हालांकि अब धीरे धीरे काफी ट्रेनों में एलएचबी कोच लगने की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे हालांकि जैसे जैसे मॉडिफाई होती जा रही है ट्रेनें, तो उनमें एलएचबी कोच ही लगाया जा रहा है। अब देखते हैं दूसरा। जो दूसरा है वह नीले रंग के डिब्बे। ठीक है, देख रहे हैं नीले रंग के कोच। तो नीले रंग के कोच को क्या कहते हैं? नीले रंग के कोच को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोला जाता है, आईसीएफ। ठीक है, ब्लू कलर के जो डिब्बे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसका फुल नाम है, और इसको इंटीग्रल कोच बोलते हैं। ठीक है, ये कोच लोहे से बने होते हैं। जो ये डिब्बे हैं इनका निर्माण लोहे से होता है। ठीक है, ये लोहे से बने होते हैं और इसमें एयर ब्रेक का होता है। उसमें डिस्क ब्रेक थे लाल वालों में, लेकिन इसमें नीले वाले में क्या है? इसमें एयर ब्रेक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनका निर्माण चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में किया जाता है। इनका जो निर्माण है वह चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब इनके स्थान पर एलबीएच कोच का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज भी मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन जैसी ट्रेन में ये लगे मिल जाते हैं। ठीक है, इन डिब्बों को केवल 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही दौड़ाया जा सकता है।
हाँ, अब देखते हैं हरे रंग के डिब्बे। वैसे तो ये बहुत कम देखने में मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिल ही जाते होंगे। तो देखते हैं, हरे रंग के कोचों का इस्तेमाल गरीब रथ ट्रेनों में किया जाता है। गरीब रथ नाम से एक ट्रेन चलती है, अधिकतर उसमें हरे कलर के डिब्बों को आपने देखा होगा, ठीक है। और भी 2-4 ट्रेनों में देखा होगा। तो हरे रंग के जो कोच का इस्तेमाल है वो गरीब रथ ट्रेनों में ज्यादा किया जाता है। विविधता लाने के लिए रेलवे ने यह रंग इजाद किया। विविधता मतलब थोड़ा भिन्न दिखे, मतलब थोड़ा अलग ट्रेन, मतलब जो और भी ट्रेनें उनसे थोड़ा अलग दिखे, इसलिए विविधता लाने के लिए इस रंग का इजाद किया। मतलब 1-2 ट्रेनें और चलाई, ठीक है। हरे रंग पर कई तरह की चित्रकारी भी की जाती है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे पे हरे कलर के डिब्बे में, तो उसमें कई तरह की चित्रकारी भी बनी होगी। तो चित्रकारी भी की जाती है जिससे वह कोच देखने में आपको और भी मनमोहक या आकर्षित लगे। अब देखा होगा चौथे जो है वो भूरे रंग के डिब्बे। अब भूरे रंग के डिब्बों का क्या इस्तेमाल है, तो वो मीटर गेज वाली ट्रेनों में भूरे रंग के कोच का उपयोग किया जाता है। जो भूरे रंग के जो डिब्बे हैं वह मीटर गेज वाली ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये मीटर गेज क्या होता है, तो आइए समझते हैं। मीटर गेज जो इन दो पटरियों के बीच की दूरी है वह 1,000 फीट, लगभग 3 फीट 3 सहित 3/8 इंच होती है, ठीक है। तो इसको लागत को कम करने के लिए मीटर गेज लाइनों को बनाया जाता है, ठीक है। लागत कम आए, तो अब जो भी होता होगा तो मीटर गेज लाइनों में लागत कम आती होगी, इसलिए मीटर गेज के हिसाब से पटरियों का निर्माण करते हैं और उस पे मीटर गेज वाली ट्रेनों को चलाते हैं। हालांकि अब तो एलबीएच कोच आ गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है वह कौन सी है, तो देखते हैं। पहली, शेषनाग। भारत के इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को शेषनाग का नाम दिया गया है। शेषनाग का नाम दिया गया है। दरअसल दरअसल भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा के बीच शेषनाग ट्रेन चलाई थी। कहां से कहां तक चली थी ये ट्रेन, तो आपको ये याद रखना है, करंट में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 जुलाई 2020 को ही चली है, ठीक है। तो 2 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा के बीच में चलाई गई थी। महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा के बीच शेषनाग ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन की लंबाई 2.8 किलोमीटर थी, ठीक है। 2 किलोमीटर 800 मीटर थी। इस ट्रेन की मालगाड़ी के 4 रैक लगाए गए थे। इस रेलगाड़ी में मालगाड़ी के 4 रैक लगाए गए थे, और जिसमें कुल 251 डिब्बे भी शामिल थे। जो ये ट्रेन के डिब्बे हैं जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, 251 डिब्बे लगाए गए थे, ठीक है। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक इंजन के 4 सेट थे। इलेक्ट्रिक जो इंजन थे उसके 4 सेट लगाए गए थे। ट्रेन के सबसे आगे सबसे आगे जहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही, जहां ट्रेन जिधर कुछ चल रही थी, उधर 3 जो इलेक्ट्रिक इंजन थे वो लगाए गए, और बीच में 2-2 इंजन के 3 और सेट थे। 2-2 इंजन के 3 और सेट बीच बीच में लगाए गए थे। इसका मतलब 251 डिब्बों वाली शेषनाग ट्रेन को खींचने के लिए कुल 9 इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। कितने इंजन का इस्तेमाल किया गया था, तो कुल 9 इंजन का इस्तेमाल, और वो भी इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था शेषनाग ट्रेन को खींचने के लिए। शेषनाग के सफल प्रयोग के बाद इसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, ठीक है। इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन थी, ठीक है। तो सबसे लंबी ट्रेन आपको याद रखना है शेषनाग। और जो दूसरी लंबी ट्रेन है उसका नाम है एनाकोंडा, ठीक है। जो दूसरी, जो अब आप कहेंगे कि हम ट्रेन के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि सांप के बारे में, तो देखते हैं ये ट्रेन ही है। तो ट्रेन के बारे में देखते हैं। ये एनाकोंडा जो दूसरी है वो सबसे लंबी ट्रेन, तो उसका नाम है एनाकोंडा। बीते साल कोरोना काल में भारतीय रेल ने शेषनाग के अलावा एक और ट्रेन चलाई थी, ठीक है। भारतीय जो रेल है वो शेषनाग ट्रेन चलाई थी, उसके बाद एक और ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन का नाम सुपर एनाकोंडा रखा गया था, ठीक है। क्या रखा गया था, सुपर एनाकोंडा रखा गया था। इस ट्रेन में कुल 177 डिब्बे लगाए गए थे। कितने डिब्बे लगाए गए थे, तो 177 डिब्बे लगाए गए थे, जिसमें से 15,000 टन का माल लोड किया गया था। जिसमें 15,000 टन का माल लोड किया गया था। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ से बिलासपुर और चक्रधरपुर डिवीजन के बीच चलाया गया था। इस ट्रेन का संचालन भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया था। इस ट्रेन का जो संचालन है किसने किया था, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया था। 30 जून 2020 को चलाई गई इस ट्रेन में मालगाड़ी के कुल 3 रैक लगाए गए थे। इसमें भी मालगाड़ी के रैक लगाए गए थे, लेकिन कितने रैक लगाए गए थे, 3 रैक लगाए गए थे, जिन्हें 2-2 इलेक्ट्रिक इंजन के 3 सेट खींच रहे थे। 2-2 इलेक्ट्रिक इंजन के 3 सेट खींच रहे थे। अब देखते हैं ट्रेन के, आपने देखा होगा जब ट्रेन पूरी निकल जाती है
तो ट्रेन के डिब्बे पर एक्स का निशान बना होता है। तो एक्स का निशान बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं तो वो समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रेन के अंतिम डिब्बों पर पीले रंग का एक्स का निशान दिया जाता है। यह निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि रेलगाड़ी पर नजर रखने वाले कर्मचारियों को पता चल सके कि पूरी रेलगाड़ी जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान समय में रेलगाड़ी के अंतिम डिब्बे पर बिजली का एक लैंप भी लगाया जाता है जो चमकता रहता है, ठीक है। अंतिम डिब्बे पर ये आप देख रहे हैं रेड कलर का लैंप लगाया है जो लाइट ब्लिंक होती रहती है ट्रेन निकलने के बाद, ठीक है, ताकि रेलवे कर्मचारियों को पता चल जाए कि पूरी ट्रेन निकल चुकी है और ट्रेन का लास्ट डिब्बा है, ठीक है। और एक्स का निशान इसलिए ही बनाया जाता है कि रेलवे कर्मचारी समझ जाएं कि ये ट्रेन का लास्ट डिब्बा था, ठीक है। और जैसे बाई चांस बीच में कभी ट्रेन क्रैक हो जाती है या आधी निकल गई आधी खड़ी हो गई, तो इस वजह से पीछे वाली ट्रेन से दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से ही ये सिंबल दिया जाता है कि रेलवे कर्मचारियों को पता चले कि यहाँ पूरी ट्रेन जा चुकी है। अब देखते हैं ट्रेन के लास्ट डिब्बे में एलवी के बोर्ड का मतलब, ठीक है। तो ट्रेन के जो लास्ट डिब्बा है तो उसमें आपने देखा होगा एलवी करके एक बोर्ड टंगा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है। एलवी का फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल। इसका मतलब है आखिरी डिब्बा। यह रेलवे का एक कोड है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के मकसद से ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर बनाया जाता है। यह रेलवे कर्मचारियों को इंडिकेशन देता है कि वह रेल का आखिरी डिब्बा है। तो एलवी का मतलब हो गया लास्ट व्हीकल। एक्स का निशान भी इसलिए दिया होता है, ठीक है, कि ये रेल का आखिरी डिब्बा है। और ये जो बल्ब है ये भी ब्लिंक लैंप जो है इसमें बल्ब लगा होता है, ये भी ब्लिंक इस वजह से ही करता है ताकि पता चल सके कि ये एकदम लास्ट डिब्बा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको क्या बोलते हैं आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की जो वीडियो थी वो हमारी निजी जीवन के पार्ट के बारे में समझना था और एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।